देख लेंगे। ठीक, तो वीकली वर्क कैलेंडर के अंदर क्या है, हम केवल ये प्लानिंग टूल नहीं है, इसके द्वारा हम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि जो हमने टारगेट लिया है उतना हमने उस वीकली वर्क कैलेंडर के अंदर कंप्लीट किया है या नहीं किया है। क्लियर? नेक्स्ट, weekly work calendar are better and feasible for healthcare workers since these are easy to plan and implement। जो वीकली वर्क कैलेंडर है वो अच्छा है, बेटर है एंड फियाजिबल है। फियाजिबल मीन्स होता है इजी है, कंफर्ट है। किसके लिए? हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। दीज आर इजी टू प्लान, क्योंकि इस पे द्वारा जो बनाया जाता है इस पे प्लानिंग करना और उसको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है, आसान रहता है। Moreover, depending upon the achievement over 1 week cycle, depending upon the achievement over 1 week cycles, activities for subsequent weeks can be planned। और एक वीक के अंदर क्या टारगेट है हमारे, क्या हमें वर्क करना है, क्या चीज हमें अचीव करना है, इन चीज को हम वीकली साइकिल में देखते हैं और एक्टिविटीज या जो भी काम किए हैं उनको हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उनका एवेल्युएशन करते हैं। जो प्लानिंग की गई है वो कितनी अचीव की गई है, किस प्रकार की अचीव की गई है। A weekly work calendar should be prepared for each health worker and activities carried out in their areas accordingly। और जो वीकली वर्क कैलेंडर है वो हर हेल्थ वर्कर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच हेल्थ वर्कर, हर हेल्थ वर्कर के लिए जो है ये वीकली वर्क कैलेंडर है वो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज, जैसे वो एरिया में या जिस फील्ड के अंदर वो क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे, a weekly work calendar consists of days in a week in columns and working 4 hours in first column। और जो वीकली वर्क कैलेंडर है उसमें क्या रहता है, जो डेज रहते हैं वीक के वो कॉलम्स में रहते हैं और वर्किंग आवर्स रहते हैं वो फर्स्ट कॉलम के अंदर उन्हें इंक्लूड किया जाता है। दीज आर दी सम अबाउट वीकली वर्क कैलेंडर। क्लियर? इसमें से क्वेश्चन आया था कि नहीं? हाँ, है ना। उस क्वेश्चन में क्या दिया था ये तो अभी मुझे नहीं पता है। the following characteristics the weekly work calendar accept। हाँ, एक्सेप्ट ऑप्शन थे क्या, बताइए। To be prepared for each worker। हाँ, should be systematic, day, week and row, easy to planning and implement। और ग्रुप में सेंड कर दो, ग्रुप में डला है ना। चलिए वो सेंड कर दिया है अभी हम, लेकिन यहाँ देख रहे हैं। ठीक, तो अभी जब हमारी क्लास खत्म होगी तब हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या समझ में आया। जो वीकली कैलेंडर वो सिस्टमेटिक वे है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। और वीकली वर्क कैलेंडर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एक वीक के लिए बनेगा। क्लियर? इसका नाम है, जैसे तुम्हारा नाम राम है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अक्षर, तुम्हारे अंदर जो लक्षण जो कैरेक्टर है वो भी राम के हों। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से इसका नाम है वीकली वर्क कैलेंडर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ सप्ताह के लिए बनाया जाएगा। ये 15 दिन के लिए भी बनाया जा सकता है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, और ये केवल प्लानिंग के लिए नहीं बनाया जाता, इसके द्वारा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। क्लियर? ये बेटर और फियाजिबल होता है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, आसान होता है, इसे अच्छे से प्लान कर सकते हैं और इसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, और ये हर हेल्थ वर्कर के लिए प्रिपेयर्ड किया जाता है। क्लियर? और इसी के साथ में ये जो है डेज जो रहते हैं, डेज इन अ वीक, वीक के जो डेज रहते हैं वो कॉलम में लिखे जाते हैं और जो वर्किंग आवर्स है वो सबसे फर्स्ट कॉलम में रखा जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ?
ओके, अब स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग वीकली वर्क कैलेंडर, क्या क्या स्टेप्स रहती हैं वीकली वर्क कैलेंडर को तैयार करने के लिए? तो देखिए, वीकली वर्क कैलेंडर के लिए फर्स्ट मेक अ ब्लैंक टेबल having rows and columns as per working hours and number of working days available in that week. इसके लिए हम एक ब्लैंक टेबल सीट लेते हैं जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं और एज पर वर्किंग आवर्स एंड नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज अवेलेबल इन दी वीक, और इसमें वर्किंग आवर्स कितने घंटे का काम है वह, और एक सप्ताह में जो दिन पाए जाते हैं उन दिन को इसमें मेंशन करते हैं, लिखते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? जैसे कि ये नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है एएनएम के लिए जो बनाकर, यहां पर सबसे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं? डे एंड टाइम। अरे डे और टाइम नहीं, डे और टाइम में तो लिखते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट कॉलम में ये रो है, टाइम सर। ये कॉलम है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? बैंक टेबल। अरे टेबल के अंदर इस प्रकार से ये क्या है? ये रो है या कॉलम है? रो, कॉलम सर। और ये क्या है? ये कॉलम बने, ये रो आड़े सर, रो होंगे खड़े हुए, कॉलम होंगे। घर में पिलर लगते हैं, कॉलम बनते हैं, तो वो लेटा के बनाए जाते हैं क्या? नहीं खड़े होके कॉलम ही बोलते हैं। हाँ, और इसने यही बोला है कॉलम के फर्स्ट जो कॉलम है उसमें क्या रहता है? वर्किंग आवर्स रहते हैं। इसमें वर्किंग आवर्स लिखे हैं कि नहीं? सही आईडिया बता रहा हूँ। ठीक। और इसमें क्या लिखा हुआ है? एक सप्ताह के अंदर जो दिन होते हैं वो सारे। ठीक है, रो के हिसाब से। क्लियर हुआ? जिसमें डे लिखे है वो रो है। हाँ, वो रो है, और जिसमें टाइम लिखा है वो कॉलम है। हाँ, क्लियर हुआ? दूसरा, फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ डे। देखो लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, क्या लिखा हुआ है? वर्किंग आवर। वर्किंग आवर्स। तीसरा, रो आर प्रिपेयर्ड ऑन आवर्स आवर वाइज बेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM टू 4 PM। और ये क्या है, जो रोज है वो प्रिपेयर किया दिया आवर्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग रो को तैयार किया जाता है कि मंडे के अंदर क्या, और नेक्स्ट 6 कॉलम्स आर अवेलेबल इन अ वीक, और बाकी के 6 कॉलम्स रहते हैं जो किसके लिए रहते हैं? काम के लिए रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और संडे का हॉलीडे। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं। 5, द हेल्थ वर्कर then fill the table as per activities planned for the week like immunization session, health talk, antenatal checkup, स्कूल हेल्थ विजिट एटसेट्रा। हर दिन का उसने अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक काम में फिक्स कर दिया है कि मैं मंडे को यह करूंगा, फ्राइडे को ये करूंगा, सैटरडे को आशा की मीटिंग लूंगा, डायरी चेकिंग करूंगा। इस प्रकार की उसने हर दिन की अपनी एक्टिविटीज को क्लियर कर लिया है, प्लान कर लिया है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं इतना? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है? जो वीकली वर्क कैलेंडर बनाया है हमने या तैयार किया था, उसके क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट, हेल्प्स अ वर्कर टू प्रिपेयर हर हिज एंड हर स्केड्यूल इन एडवांस। और ये क्या मदद करता है, जो कोई भी हेल्थ वर्कर है उसके फ्यूचर में किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, किन ऑब्जेक्टिव्स, क्या एम्स रखने हैं, किस प्रकार उन्हें अचीव करना है, उसके लिए ये पहले से ही क्या करता है, एक स्केड्यूल एडवांस में तैयार करने में हेल्प करता है, बनाकर रखने में मदद करता है। क्लियर? आगे,
This can also be shared with the supervising officer and can be used by them for monitoring and supportive supervision. और इसी के द्वारा जो इसने ये वीकली कैलेंडर तैयार किया है, ये इसको सुपरवाइज शेयर करता है अपने जो मॉनिटर है, सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, उसके साथ, जिससे क्या हो, वो अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाए और सपोर्ट कर पाए, सपोर्टिव सुपरविजन प्रोवाइड करे हमें किसी भी काम को कैरी आउट या किसी भी एक्टिविटी को कैरी आउट करने में। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, प्लानिंग एक्टिविटीज इन एडवांस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। अब इसमें क्या रहेगा, हम जो प्लानिंग हमने जो बनाई हुई है, प्लानिंग जो एक्टिविटीज हमने तैयार की हुई है एडवांस में, जो हमने पहले से ही जो प्लानिंग तैयार कर लिया, बना के रख लिया नेक्स्ट वीक के लिए, जिसे हम फॉलो करने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, वो क्या काम करेगा, वो हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी जो क्वालिटी है, हमारा जो एफिशिएंसी है, ताकत क्षमता है, उसको वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमें आज क्या काम करना है, कल क्या काम करना है, परसों क्या काम करना है, तो हम और अच्छे से तैयारी करके उस काम को, उस वर्क को, उस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, हाँ ये स्पीकर म्यूट कर लो, कौन है? थर्ड, planning of activities on day-to-day basis results in wastage of health workers. जो प्लानिंग हमने जो एक्टिविटीज की है दिन ब दिन की, वो बेसिस रिजल्ट, कभी कभी क्या होता है, वेस्टेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स जो बेसिस है, वो रिजल्ट जो हमें मिलते हैं, कभी कभी कैसा मिलता है, वेस्ट मिलता है, क्योंकि प्रीसियस टाइम जो दस प्लानिंग इन एडवांस हेल्प्स हर एंड हिम to dedicate more productive hours to work with quality. She can also judiciously find time slots so that the pending work can be completed. और इसमें क्या है, जो कभी कभी ये रहता है, जो दिन व दिन का रहता है और उसे वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता है, या वो अपना टारगेट जो उसने बनाया है आज का, उसे अचीव नहीं कर पाता है, तब ये कुछ चीजें हैं जो वेस्टेज हो जाती है, उसका प्रीसियस टाइम है वो ऐसे ही चला जाएगा। तब वो क्या करेगा, अगर वो अच्छे से डेडिकेट नहीं रहेगा अपने जो एडवांस में जो प्लानिंग की है उसके लिए, जो प्लानिंग आवर्स है जो उसने बनाया है, वर्क की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन नहीं करेगा, तो क्या रहता है, वो इसको कभी कभी जो वर्क है उसको करने के लिए, उसे पेंडिंग जो वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा स्लॉट, जो टाइम फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसके अंदर वो अपना बचा हुआ पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट करता है। ठीक, नोट क्या है देखिए, वीकली वर्क कैलेंडर इज अ टाइम मैनेजमेंट टूल। जैसे आप लोग अपने लिए टाइम टेबल बना के रखते हो कि नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock पर जागूंगा, फिर मैं अपने स्टडी क्लास लूंगा, फिर मैं उसके बाद अपना ये काम करूंगा, फिर मैं जॉब पर जाऊंगा, फिर आऊंगा। इस प्रकार से आपका पूरे दिन का एक स्केड्यूल है, उसे तैयार कर रखा है कि नहीं? इसी प्रकार से जो वीकली वर्क कैलेंडर है वो टाइम मैनेजमेंट का एक टूल है, कि टाइम को हम किस प्रकार से मैनेज करके, किस प्रकार से हम अपनी एक्टिविटीज, अपनी जो आपने जो प्लानिंग की है उसे अचीव करें। ठीक, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। नेक्स्ट, आगे, दैट इंक्रीजेस द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ वर्कर्स। और ये काम क्या करता है, ये इंक्रीज करता है क्या, हेल्थ वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। साथ में ही बिसाइड्स enabling the superiors to monitor and provide support to her and him in a day-to-day activity। और इसके साथ ही जो सुपरवाइजर या जो सुपीरियर्स हैं वो मॉनिटर करते हैं, साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उनको कैरी आउट या कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक, ये हमने अभी पढ़ा है वीकली वर्क कैलेंडर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? आगे हम कुछ क्लास ले नहीं पाई तो क्या वीडियो बन जाएगा तो देख लेंगे। चलिए
आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रास रूट वर्कर्स। ओके, ग्रास रूट वर्कर्स होते हैं जो सबसे बेस में नीचे जो काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रास रूट वर्कर्स। ओके, फील्ड में जो काम करते हैं, बेस का जो काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रास रूट वर्कर्स। ओके, तो उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? तो देखिए, हम पहले देखते हैं ग्रास रूट वर्कर्स के बारे में। द वर्कर्स that work within the community or at the sub center level are known as grassroots level workers। ऐसे वर्कर्स जो वर्क करते हैं कम्युनिटी के अंडर और सब हेल्थ सेंटर के लेवल पर, तब उन्हें हम किस प्रकार के वर्करों के नाम से जानते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज आर, और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? मल्टीपर्पज वर्कर्स, एमपीडब्ल्यू जिन्हें बोलते हैं मेल और फीमेल। आशा, आशा का फुल फॉर्म एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। ओके, एक्टिविटीज नहीं, एक्टिविस्ट। ओके, कार्यकर्ता जिसे बोलते हैं। एमपीडब्ल्यू मेल और फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेल वर्कर हैं वो भी बहुत कम सेंटरों पे हैं, है ना? क्या हुआ? हाँ, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? मतलब एमपीडब्ल्यू किसको बोलेंगे? जैसे अभी सब सेंटर पर हो। अभी सब सेंटर पे जैसे आप रहते हो, आप कौन हो वहाँ? CHO। आपके बाद जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का काम संभालता है या आपकी एब्सेंस में जो सब सेंटर को डील करता है, वो कौन है? ANM। ANM के नीचे जो ग्रास रूट लेवल पर जाती हैं, काम करती हैं, जो वो कौन कहलाती हैं? आशा। आशा इसी प्रकार से ANM के साथ एक असिस्टेंट या एक हेल्थ वर्कर होता है जो असिस्ट कराता है, उसके काम करने में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? ओके, आगे देखिए। हाँ करते हैं। हाँ ठीक। हाँ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये सारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स होते हैं। एमपीडब्ल्यूज आर द हेल्थ वर्कर्स दैट आर पोस्टेड एट द सब सेंटर फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड आल्सो इन द कम्युनिटी टू द पॉपुलेशन एलोकेशन इन देयर सब सेंटर। ठीक, ये क्या काम करते हैं? सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी की पॉपुलेशन से वो कौन कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, कितना एरिया है, उसमें कितने लोग रहते हैं, इन सब की चीजों के बारे में वो जानकारी रखता है। ठीक, ईच सब सेंटर इज लोकेटेड एट अ पॉपुलेशन ऑफ। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप सब सेंटर पे ऐसा CHO पोस्टेड है, तो एक सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी होती है? 3,000 से 5,000। 3,000 किस किस जगह? और 5,000? ओके, ठीक, आगे देखिए। आशास आशा आर द कम्युनिटी लिंक वर्कर्स एंड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज दैट आर वॉलंटरी honorary workers under national health mission and function as linkage between the community and the health system। अच्छा, ऐसा कौन सा हेल्थ वर्कर है जो ऑनोरियम वर्क करता है, वॉलंटरी, और वो क्या है, कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच में एक लिंक का काम करता है? ऑप्शन ए आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी ANM, ऑप्शन डी CHO। आशा। ठीक, नेक्स्ट, आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर ICDS। अब जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? ऑप्शन ए NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ऑप्शन डी WHO।
Integrated Child Development ICDS के अंदर आते हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर पर कौन रहता है? एक आंगनवाड़ी वर्कर और एक हेल्पर होता है, विच सर्व एज अ पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी फॉर आउटरीच हेल्थ एंड केयर सर्विसेज टू द कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी की आउटरीच सोर्सेस है, वहां पर अवेलेबल रहते हैं और ये कम्युनिटी में क्या करते हैं? हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं आशा के बारे में। पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? आशा। ओके, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसे बोलते हैं हम आशा। एक और वर्ड होता है ऊषा, पढ़ा है क्या? जी सर। अब तो नहीं चलता, अब तो नहीं चलता ये, अब तो नहीं देखने को मिलता है इतना, लेकिन जिस प्रकार से आशा होता है इस प्रकार से ऊषा भी सुना है कि नहीं? सर अभी भी है सर, अभी भी है। अच्छा, है कुछ जगह? अर्बन एरिया में अभी भी आशा की जगह उठा काम कर रहे हैं। हाँ, तो अब त्यागी जी आप नहीं बताओगे, गुप्ता जी नहीं बताएंगे, उसके अलावा कोई भी बताएगा कि ऊषा का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? अभी त्यागी जी ने इंटरव्यू दी थी, बताया भी था, बोला भी था। आशा का काम करता है। ऊषा का पूरा फुल फॉर्म बताइए। नहीं पता उसे। अर्बन। हाँ, एक्टिविटीज। अर्बन सोशल स्कीम फॉर जॉब स्टैटिस्टिक्स फॉर एचआर एंड असेसमेंट। हाँ, किसी ने कर दिया स्टार्ट स्पीकर। ऊषा का पूरा नाम होता है अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरिया में अभी भी ऊषा काम कर रही हैं कुछ जगह पर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आशा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Each ASA has been made responsible for 1000 population under National Health Mission in rural areas. रूरल एरिया में आशा जो एनएचएम के अंडर काम करती है, उस वह कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? 1000। ठीक है, आशा कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? 1000। आंगनवाड़ी वर्कर 1000। 1000। ऊषा 1000। एएनएम 5000। एएनएम 5000, क्योंकि वो सब सेंटर पे रहती है ना। ठीक, तो आशा, ऊषा, ये आंगनवाड़ी वर्कर, ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? 1000। आगे देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, देखिए, द आशा आर सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी वेयर दे आर सपोज्ड टू सर्व एंड ट्रेन टू वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। जो आशा होती है वो वहीं की लोकल होती है, जिसको ट्रेनिंग दी गई है और उसको वहीं पर काम करना होता है उसी एरिया में। ठीक है, क्लियर हुआ? एंड आशा इज, हाँ बोलो। जैसे आशा लोकली की बनती है सर, कोई दूसरे गांव की भी बन सकती है। हाँ, लोकल का मीन्स यही है, वो वहीं की बनेगी, है ना। नहीं, जैसे उस क्षेत्र में 5-6 गांव बनते हैं। हाँ, तो 5-6 गांव में से किसी गांव से भी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि जिस गांव में सब सेंटर उसी गांव से बनानी है ना। उसके आसपास या आपके कम्युनिटी जो एरिया है, सब सेंटर का एरिया, जितनी एरिया या जितनी जगह को कवर करता है, उसमें अगर 5 गांव आते हैं तो 5 गांव में से कोई भी आशा बन सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आशा एक ही हो। क्लियर? समझ रहे हो? 2 आशा, 3 आशा, 4 आशाएं भी हो सकती हैं। ठीक,
नहीं तो वो तो सर पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ हाँ, वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। क्योंकि हम नॉर्मली एक गांव की कितनी पॉपुलेशन मानते हैं? 5,000 से ऊपर ही रहेगी। अरे एक गांव की बात कर रहा हूं मैं। तो एक गाँव में 1,000 हाँ 1200 हाँ, नहीं नहीं, उसने सही बताया अभी, शिवा मैडम ने क्या बोला? 1,000। 1,000। और इस हिसाब से अगर आपके आपके क्षेत्र, हाँ, कोई फिक्स थोड़ी है कि 1,000 होगी, कहीं फिक्स 500 भी हो सकती है सर, फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम एक गांव की कितनी हम नॉर्मल पॉपुलेशन मानते हैं कि 1,000 होगी। इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, नॉर्मल हम जब काउंट करें तो 1,000 मान के चलते हैं कि कम से कम 1,000 है, ठीक। ठीक। और अगर आपके क्षेत्र में 5 गांव आते हैं तो कितनी आशाएं हो गई? नहीं तो सर जैसे गांव की 800 भी जनसंख्या है, तब भी वहां आशा होगी। हाँ, तब भी आशा होगी वहां। कोई भी गाँव हो सकता है। संख्या किसी गांव की किसी की 600 है तो भी है, आशा है तो 400 पर भी है। अरे अब वही तो बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है अगर छोटे छोटे गांव हैं, 300 400 500 की पॉपुलेशन है, तो 2 गांव की मिलाकर एक आशा हो जाएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से ऐसी रहती है ना। चलिए एक आंगनबाड़ी भी हो जाती है। आगे देखिए अब क्या है। आशा is chosen through a rigorous process of selection involving various community groups, self-help groups, Anganwadi institutions, block nodal officer, district nodal officer, village health sanitation and sanitation committee and the gram sabha, है ना। ये जो आशा होती है ये कई जो ग्रुप्स हैं उनमें से किसी के भी द्वारा क्या की जा सकती है, सिलेक्ट की जा सकती है, उसे रखा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ब्लॉक नोडल ऑफिसर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो सकता है, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी हो सकता है, ग्राम सभा हो सकती है, ठीक। आशा मस्ट बी अ वुमन रेसिडेंट ऑफ द विलेज, married, widowed, divorced, prepared in the age group 25 to 45 years। और आशा की उम्र कितनी हो सकती है? 25 से 45 है, and be able to spend at least 2 hours a day in the community work। और कम से कम वह कम्युनिटी में कितने घंटे काम कर रही है? कम से कम 2 घंटे। हाँ, she should be acceptable to all sections of the society and educated at least up to 10th standard। और आशा का एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? कम से कम 10th पास। पहले ये 5th और 8th पास में लग जाती थी, लेकिन अब आशा का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कितना? कम से कम 10वीं पास। और आशा शुड हैव effective communication skills, leadership qualities and be able to reach out of the community। और आशा के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए और वो कम्युनिटी को क्या कर सके, कम्युनिटी में जा सके, वहां पर बातें कर सके, कम्युनिकेशन अच्छा कर सके, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए। जैसे हाँ क्वालिफिकेशन ने रखी है तो कोई सैलरी थोड़ी देते जाते हैं, तो वो तो काम जो आधारित पैसे मिलता है उनको। हाँ, ऑनोरियम मिलता है, मीन्स उनको इंसेंटिव मिलता है बस। लेकिन गवर्नमेंट सैलरी हाँ सैलरी भी हो गई, 3,000 सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए आशाओं ने स्ट्राइक की थी कि हमें कोई सैलरी हमारी फिक्स नहीं है, हमें सिर्फ इंसेंटिव दिया जाता है। तो इस कारण अब उनकी कुछ सैलरी फिक्स कर दी गई है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, बाकी का आपका इंसेंटिव रहेगा। और बहुत सी ऐसी आशाएं आपको मिलेंगी जिनका इंसेंटिव इतना होता है जितनी आपकी सैलरी नहीं है। समझ रहे हो? हाँ। आप अगर देखोगे तो वो इतने काम करती हैं, वैक्सीनेशन कराना, एंटीनेटल चेकअप कराना, डिलीवरी कराना, इनका उनके पास इतना इंसेंटिव बनता है जितना आपकी सैलरी नहीं होगी टोटल। समझ रहे हो? ठीक, तो काम करना पड़ेगा। हाँ, वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काम है, ठीक। जैसा आप Next, ASHA has to undergo a series of training sections to acquire the necessary knowledge and skills for performing her roles। आशा को ट्रेनिंग होना चाहिए, उसकी उसकी जो आवश्यक उसको नॉलेज है, नेसेसरी नॉलेज है, वो उसके पास होनी चाहिए, स्किल्स होना चाहिए अपने रोल को अच्छे से
करने के लिए, अपने काम को अच्छे से करने के लिए। इसके साथ ही द मॉड्यूलर ट्रेनिंग इज फॉर अ पीरियड ऑफ 23 डेज इन 5 एपिसोड्स ओवर 1 ईयर। एक साल में 5 एपिसोड्स, 5 भागों में 23 दिन की ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट कराई जाती है आशा की। क्लियर? आशा की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? 23 days. 23 डेज की होती है, 5 एपिसोड्स में होती है और एक साल के अंदर। एंड देयर बाय रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स आर गिवन ऑन पीरियोडिक बेस, और बाकी की जो साथ में समय समय पर हम उन्हें ट्रेनिंग देते रहते हैं। आप मीटिंग करते हो कि नहीं आशा की? करते हैं। हाँ, ब्लॉक लेवल पर भी आशाओं की मीटिंग होती है कि नहीं? होती है। ठीक। आशा रिसीव्स परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। मैंने बताया आशाओं को क्या मिलता है? पीबीआई। पीबीआई मिलता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक, बहुत सारी एक्टिविटीज, प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, रेफरल, एस्कॉर्टिंग वुमन फॉर डिलीवरी, सिक न्यूबॉर्न टू हॉस्पिटल, फर्स्ट रेफरल यूनिट, अदर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स। इन सभी के लिए उसे क्या मिलता है? पीबीआई मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? जी सर। ओके, अब हम देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा। आशा के क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं? तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो फर्स्ट है अवेयरनेस जनरेशन। वो वहां की कम्युनिटी जो है, उस कम्युनिटी में क्या करेगी आशा जाकर? अवेयर करेगी वहाँ के लोगों को। हाँ, किस चीज के बारे में? पर्सनल हाइजीन के बारे में, एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में, हैंड वॉशिंग के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर सेफ टेक्निक्स हैं उनके बारे में, लाइफ स्टाइल चेंजमेंट, न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेगी? फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, इन सभी बातों के चीज़ों के बारे में क्या करेगी? वो अवेयरनेस जनरेट करेगी, जागरूकता फैलाएगी, कम्युनिटी के लोग जो पीपल्स हैं उनको बताएगी। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेकंड है होम विजिट करना। आशा होम विजिट करेगी। तो आशा हैज टू कंडक्ट होम विजिट टू प्रोवाइड होम बेस्ड पोस्ट नेटल केयर टू मदर एंड न्यूबॉर्न एंड मेक एडुकेट एंड टाइमली रेफरल्स इन केस ऑफ नीड। दे काउंसिल प्रेग्नेंट वुमन ऑन। और वो साथ में ही क्या करेगी? होम विजिट करेगी। और किस किस चीज के लिए करेगी? बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी समझाने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में बताने के लिए, इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में मेथड्स का बताने के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शियस जो डिजीज है आरटीआई और एसटीआई, उनको बताने के लिए वो घर पर जाकर होम विजिट करती है। और यंग चिल्ड्रन है तो यंग चाइल्ड है तो उसकी किस प्रकार से केयर करनी है, इसके लिए वो क्या करती है? होम विजिट करती है। ठीक, सर क्वेश्चन आया था इसमें से? अच्छा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया था क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन आया था सर। अगर हो तो ग्रुप में सेंड कर देना। ओके, सर वाला क्वेश्चन आया था, आया था। एसटीआई ट्रीटमेंट वाला, तो एसटीआई हाँ आया था। हाँ, कि आशा इनमें से क्या क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। एक्सेप्ट आया था। एक्सेप्ट आया था कि इनमें से कौन सा काम आशा नहीं करेगी ना। ऑप्शन बता सकते हो? कोई ऑप्शन देगा क्या? किसी को पता है? एक तो रेफरल का आया था, रेफर कर सकती है क्या? एक का मेडिसिन का आया था, और मेडिसिन ले सकती है क्या? याद नहीं हो रहा। ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन आशा के क्या क्या काम है ये देख लो। ठीक है, याद रखना इनको। क्लियर? चलिए, सर रूल ऑफ ऑफलाइन होम विजिट ऑल एक्सेप्ट पूछा था, उसमें केयर ऑफ यंग चाइल्ड, टाइमली रेफरल, ट्रीटमेंट ऑफ एसटीआई, और ये काउंसलर मदर ऑफ बर्थ प्रिपेयर्डनेस पूछा था। तो देखो, बर्थ प्रिपेयरनेस वो करती है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एसटीआई आरटीआई बताता है, केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन करती है। चारों ऑप्शन एक बार रिपीट करें। ट्रीटमेंट ऑफ एसटीआई, देखिए,
प्रिवेंशन करती है, ट्रीटमेंट नहीं करती है। और बताइए। ट्रीटमेंट पूछा था, टाइमली रेफरल। टाइमली रेफरल, ठीक है। और बस सर चारों ऑप्शन है। सर एक्सेप्ट में पूछा था उसका या एक्सेप्ट में पूछा था सर। ट्रीटमेंट ऑफ एसटीआई आरटीआई का है। चलो उसमें ग्रुप में डाल देना, फिर हम रीड करके देखेंगे, है ना। ओके ओके सर। डाल दिया ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशंस। ओके, तो देखिए क्या है। आशा मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट्स them in assessing healthcare services available at the village sub center and other public health facilities। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मीन्स है कि आशा जो है कम्युनिटी में क्या करती है, मोबिलाइज करती है, घूमती रहती है विलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पर, हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पर। किस लिए? इम्यूनाइजेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए, एंटीनेटल केयर करने के लिए, पोस्ट नेटल चेकअप के लिए, सैनिटेशन, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है VHSNC, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। क्लियर? तो आशा हैज टू वर्क विद द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत टू फैसिलिटेट अ कॉम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान विद ANM, MPWs एंड PRI मेंबर्स। ठीक, तो जो इसका भी क्वेश्चन आया था। क्या आया था इसमें? PRI मेंबर्स कौन होते हैं? तो मैंने ग्रुप में डाला इसका भी। अच्छा, डाल दिया है। तो देखिए क्या है, आशा हैज टू वर्क विद द विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड कमेटी। जो VHSNC जो कमेटी है उसके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके आशा क्या करती है, वर्क करती है, काम करती है। इसमें कौन कौन हो सकता है? ग्राम पंचायत के साथ फैसिलिटेट होकर कॉम्प्रिहेंसिव विलेज जो हेल्थ प्लान है जिसमें ANM, MPW और PRI मेंबर्स। PRI मेंबर्स, किसी को पता है PRI मेंबर्स कौन होते हैं? किसी को पता है क्या? नो सर, नहीं पता सर। नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसको मैं अभी सर्च करके बताऊंगा, है ना। PRI मेंबर्स, ये एक नया नाम है। ठीक है। ठीक है। PRI मेंबर्स ये लोग क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं। आशा हैव टू मोबिलाइज टारगेटेड कम्युनिटी वंस in a month for the celebration of village and health nutrition day at their आंगनवाड़ी सेंटर। VHND जो किया जाता है वो कब किया जाता है, मैंने अभी पूछा था आपसे। वंस इन अ मंथ किया जाता है, जो कि आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पर या सब सेंटर पर उसे कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन VHND ज्यादातर हम कहाँ करते हैं, सब सेंटर पर या आंगनवाड़ी पर? आंगनवाड़ी पर। क्लियर? ओके, इसमें हमें सिर्फ ये पता करना है कि PRI मेंबर्स कौन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है और क्या है। ये सारे और भी सर्विसेज हैं जो आशा के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। एस्कॉर्ट सर्विसेज, escort service. ASHA have to arrange escort accompany pregnant women and children requiring treatment, admission to the nearest pre-identified health facility, example PSC, CSC and first referral unit। ठीक है। escort services means आशा के द्वारा सर्विसेज अरेंज कराना, मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रंस हैं, उनको ट्रीटमेंट, इलाज दिलवाना, उसके लिए उसे एडमिशन करवाना किसी भी नियरेस्ट फैसिलिटी पर, PSC, CSC पर या फर्स्ट रेफरल यूनिट पर, कहीं भी। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट्स। ASHA is given a drug kit to provide primary medical care for minor alignments such as diarrhea, fever and first aid for minor injuries। देख लो, जो काम आप करते हो उससे ज्यादा काम आशा कर रही है। कॉमन ड्रग्स की किट उसके पास भी होती है कि नहीं?
आशा के पास Yes, भी sir. ड्रग किट होती है जिसके अंदर प्राइमरी मेडिकल केयर के जो ट्रीटमेंट है वो रहता है, जैसे कि डायरिया, फीवर, फर्स्ट एड के लिए जो माइनर उसके लिए भी। आशा ऑल्सो एक्ट एज डॉट्स प्रोवाइडर अंडर RNTCP, और आशा डॉट्स को भी प्रोवाइड करती है किस प्रोग्राम के अंदर? National Tuberculosis Control Program. गलत, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। RNTCP. हाँ, रिवाइज्ड। कब आया था ये प्रोग्राम? 1992 1992 या 1993? 92 में आया था 1993 में आया था सर। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, GUN गन 6 और N का मीन्स 2। 92 में आया था, सही बोल रहे हो। 1992 में आया था। ओके, नेक्स्ट, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? 69 सर, 1969। 1969 में। फर्स्ट डेमोग्राफिक जो सर्विलेंस है, डेमोग्राफी का पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई थी सबसे पहली? 1981। 1981 की 1881? हाँ, 1881। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1985। 1986 में। 86। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 1998 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में। मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 7 में सर। 7 में आया था। वेरी गुड, सही बोला, 87 में आया था। 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982। 82 में आया था। यस सर, मेंटल हेल्थ। सॉरी, हाँ सही, प्रोग्राम 1982 में आया था, एक्ट 1987 में आया था। ठीक। यस सर। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? कब आया था? 1987 में आया था। और पहला एड्स का पेशेंट कब मिला था हमें, किस सन में मिला था? 1986 में मिला था। ठीक, केरल में। हाँ, केरल में मिला था। बाकी का और भी बहुत सारी ऐसी सन है जो हम जब रिवाइज करेंगे तब हम इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या था, हम अपने जहां टॉपिक थे वहीं आते हैं। ठीक है, RNTCP के अंदर द ड्रग किट ऑफ आशा ऑल्सो कंटेन्स ओरल एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स along with condoms to be given discreetly to the users in the community at a normal cost. Clear? Sorry, nominal cost. इसके साथ ही वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की किट भी रखती है। कौन? आशा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, डिपोट होल्डर्स। आशा एक्ट एज अ डिपोट होल्डर्स फॉर ORS, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स, क्लोरोक्विन टैबलेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स एटसेट्रा। प्रोविजन ऑफ ड्रग किट हैज बीन मेड फॉर आशा। डिपोट का मीन्स होता है जहां पर सामान या ड्रग्स दी। हाँ, डिपोट का मीन्स ही तो बता रहा हूँ। डिपोट का मीन्स होता है ऐसी जगह जहां पर सामान रखा जाता है ना। ठीक है, तो आशा के पास भी जो मेडिकेशन किट है वो रखी जाती है कि नहीं?
ORS पैकेट रहता है, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट रहती है, कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स रहती हैं, जनरल जो अलाइनमेंट्स है, माइनर अलाइनमेंट्स है, उनकी ड्रग की किट रहती है, डॉट्स की किट रहती है। तो ये सब क्या है, एक डिपोट होल्डर की तरह भी काम करता है। कौन? आशा। ठीक है, क्लियर हुआ? Sir, हाँ the provision of drug kit has been made for Asha. हाँ